हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का शैक्षिक मनोविज्ञान का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। एवं कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक्स भी हमें बता सकते हैं। एवं किसी भी प्रकार की आपको समस्या, सेशन को समझने में जो चीज़ समझ में नहीं आया तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ में ये सेशन की यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, जो भी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं तो उनकी पीडीएफ्स आप हमारे मोबाइल ऐप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। शुरू में ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी इस हमारे मोबाइल ऐप की लिंक को पिन कर दिया गया है, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम देख रहे थे शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियां, द मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे। तो ऑब्जेक्टिव का हमने फर्स्ट देख लिया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। अब हम दूसरे में आ जाते हैं, यानी कि सेकेंड विधि क्या है ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत, वास्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत जो दूसरी विधि है वो है एक्सट्रोस्पेक्शन। क्या है एक्सट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशनल मेथड, बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि। तो ये बहिर्दर्शन या निरीक्षण विधि क्या है, तो व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है टू नो द मेंटल स्टेटस, और वी कैन से टू नो द मेंटल स्टेट बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर। The point to be noted here is observing and not behavior. The point to be noted in this method is observing. इस विधि में जो आपको ध्यान देना है वो ये है निरीक्षण। निरीक्षण करके व्यवहार का पता लगा रहे हैं, व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद में मानसिक दशा को जाना जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? केवल अर्थ आप मतलब कि क्या यहाँ पे आपको बस देख करके चीजें समझ में आ रही हैं क्या कि अच्छा नाम ये है तो ये हो रहा होगा। अब हम एक एक करके उसको तो देखना ही अपने को। निरीक्षण विधि का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पेक्शन मेथड, है ना। तो यदि हम इसकी बात करें तो निरीक्षण का सामान्य अर्थ क्या है, तो ध्यान पूर्वक देखना। द जनरल मीनिंग ऑफ ऑब्जर्व इज टू ऑब्जर्व केयरफुली, बड़े ध्यान से देखना, तभी तो आप निरीक्षण कर सकोगे, तभी तो आप इंस्पेक्ट कर सकोगे। ठीक है, तो हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यान पूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल हैं तो वो क्या है, बड़ा डांसिंग मूड में है या क्या है, तो इसका मतलब वो क्रुद्ध है, वो बहुत ही क्रोधित है, आंखें लाल लाल है और व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है, इसका मतलब वो क्रोधित है। ठीक है, तो आपने उसके क्या देखा, आपने उसको देखा, तो आप उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा लिए। आप उसके व्यवहार को देख रहे हो, आप उसके आचरण को, क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं को आपने अवलोकित किया, आपने देखा और आपने पता लगा लिया कि ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति क्रोधित है, क्या है, क्रोध में है ये व्यक्ति। ठीक, we can infer the mental state of a person by carefully observing his behavior, conduct, action, reaction, etc. For example, if a person is speaking loudly and his eyes are red, we know that he is angry. और in observation method, the observer observes the behavior to be studied. निरीक्षण विधि में निरीक्षण करता अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करता है। क्यों? क्योंकि वो निरीक्षण नहीं करेगा तो कैसे जानेगा, है ना। और उसी के आधार पर वह विषयों के बारे में अपनी धारणा बनाता है। एंड ऑन द बेसिस of that
ही मेक्स हिज assumptions about the subject. ऑब्जर्व किया जा रहा है इसमें, क्लियर है। और व्यवहारवादियों ने इस विधि को विशेष महत्व दिया है। और इसी क्रम में कॉल्सनिक के अनुसार निरीक्षण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। कैसा कैसा? तो एक तो औपचारिक निरीक्षण होता है और दूसरा अनौपचारिक निरीक्षण होता है। ये जो औपचारिक निरीक्षण है वह नियंत्रित दशाओं में होता है। कैसे होता है? नियंत्रित दशाओं में होगा। लेकिन ये जो अनौपचारिक निरीक्षण है ना वो अनियंत्रित दशाओं में होता है। कैसे होता है देखेंगे उसको, ठीक है। Behavioralists have given special importance to this method. According to Kolsnik, there are two types of inspection, and what are they? First is formal inspection, and second is informal inspection. And in this method, or we can say formal inspection is done under controlled condition, whereas informal inspection is done under uncontrolled condition. नियंत्रित एवं अनियंत्रित इनका भेद है, ठीक। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं, इसमें से जो अनौपचारिक निरीक्षण होता है वह शिक्षक के लिए अधिक उपयोगी होता है। ऑफ दीज यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में यदि हम देखें तो ये जो अनौपचारिक है ना यानी कि जो इनफॉर्मल है तो वो टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। कैसे होता है? तो उन्हें कक्षा में एवं कक्षा के बाहर भी, कक्षा में तो ठीक है लेकिन कक्षा के बाहर भी अपने छात्रों के व्यवहारों का निरीक्षण करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं और वह इस निरीक्षण के आधार पर उनके व्यवहार के प्रतिमानों का ज्ञान प्राप्त करके उनको उपयुक्त निर्देशन दे सकते हैं। He gets many opportunities to observe the behavior of his students in and outside the classroom. On the basis of this observation, he can give suitable guidance to them by getting knowledge of the behavior pattern. Let's say हम मान करके चलते हैं कि आप क्लास में तो बड़े सीधे सादे बच्चे हो, एकदम भोले भाले से बच्चे हो, बाहर गए और आपकी सर मैम जो भी हैं आपके टीचर ने आपको देखा पान ठेले में। अब पान ठेले में टीचर देख रहे हैं आपको, अब आप तो बड़े सीधे सादे बने फिरते हो उनके सामने, ठीक है। अब वो बोलेगी क्या कर रहे थे वहां पे, अब तो वो तो जान गए ना कि आप पान ठेले में गए हुए हो, ठीक है। इसका मतलब वो केवल क्लास में बस नहीं, ये जो इनफॉर्मल होता है ना, ये जो अनौपचारिक निरीक्षण होता है तो वो बाहर भी शिक्षकों बाहर भी देख रहे हैं शिक्षक, वो भी बड़े ध्यान से बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करें, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है, तो फिर उसके बाद में क्या कर सकते हैं, वहां पे वो सुटेबल गाइडेंस दे सकते हैं कि नहीं जो भी है जैसा भी है क्या नहीं, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, तुम्हारा मित्र तुमको जबरदस्ती लेकर के गया था, तुम खुद लेकर के गए थे या गए थे कि क्या है, XYZ। हमारे पास बहुत सारे बहाने भी हो जाते हैं ना। तो उन्होंने केवल आपको क्लास में नहीं देखा, अब उन्होंने जो बाहर भी देखा, तो जो बाहर भी देख रहे हैं वही तो क्या है, तो इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, यानी कि इसमें अनियंत्रित दशाओं में ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये नहीं कि क्लास में हो बड़े अच्छे दिख रहे हो बन रहे हो तो बस हो गया, नहीं, बाहर भी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो अनौपचारिक है ना, ये जो इनफॉर्मल है वो टीचर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बताया गया, इसके गुण क्या है, इस विधि के गुण क्या है, तो बालकों का उचित दिशाओं में विकास, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द राइट डायरेक्शन। कैसे होता है, तो कक्षा और खेल के मैदान में बालकों के सामान्य व्यवहार, सामाजिक संबंधों और जन्मजात गुणों का निरीक्षण करके उनका उचित दिशाओं में विकास किया जा सकता है, यानी कि बाय ऑब्जर्विंग द नॉर्मल बिहेवियर, सोशल रिलेशंस, इननेट क्वालिटीज ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम एंड प्लेग्राउंड, देयर डेवलपमेंट कैन बी डन इन प्रॉपर डायरेक्शंस। यानी कि बच्चा ना बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली है, ब्रिलियंट है, उसके व्यवहार से हमें पता चल रहा है, उसके सोशल रिलेशंस कैसे हैं, इननेट क्वालिटीज है यानी कि जन्मजात गुण है उसमें कि वो बहुत अच्छा खेल पा रहा है, वो नहीं जानता। जब वो क्लासरूम में प्लेग्राउंड में जब बच्चा आया है तब आपने निरीक्षण किया, नहीं यार तुम तो बहुत आगे जा सकते हो, तुम बिल्कुल ये चीज को कंटिन्यू रखो। यदि कोई व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है तो वहां पे निरीक्षण, नहीं ये तो बढ़िया है, यानी कि थोड़ा सा बस इसको हमने गाइड किया और देखो बहुत अच्छा खेल रहा है ये, तो यानी कि तुम कर सकते हो, तुम में ये क्वालिटी है, तो ये चीजें ये इसका एक गुण है कि बच्चों में क्या ला सकते हैं, ये उचित दिशा में विकास हो सकता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द राइट डायरेक्शंस इसके अंतर्गत
हो सकता है इस विधि के अनुसार। क्यों? क्योंकि निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद उचित उपदेश दिए जाएंगे। ठीक, फिर क्या है? चेंजेस इन ऑब्जेक्टिव्स, कैरिकुलम एक्सेट्रा ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन। तो ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? तो विद्यालय में शिक्षक, निरीक्षक और प्रशासक समय की मांगों और समाज की दशाओं का निरीक्षण करके शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन करते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर, सुपरवाइजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्कूल मेक चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, कैरिकुलम एक्सेट्रा बाय ऑब्जर्विंग द डिमांड्स ऑफ द टाइम एंड द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, आप कौन सी एजुकेशन लो, आपको पढ़ाया क्या जाए तो आपको नौकरी मिल जाए, यानी कि मार्केट की डिमांड क्या है, क्या चीज मांगी जा रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैरिकुलम को चेंज कर दिया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि समय समय पर कैरिकुलम हमारा पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? इसलिए बदलता रहता है कि जैसे कि जो चीज क्या हो जाती, आउटडेटेड हो जाती, पुरानी हो जाती है, यानी कि उनकी अब उतनी डिमांड है नहीं। जैसे कि अब क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, यदि हम सॉफ्टवेयर की लाइन में यदि हम बात करें तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब की बहुत ज्यादा डिमांड है ना। और यदि किसी ने ये चीज को किया है या फिर इसमें किसी ने मतलब कि ओवरऑल यदि हम बोले कि कोई व्यक्ति, आज की डिमांड क्या है, तो आईटी सेक्टर डिमांड है। क्योंकि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, क्या आह्वान दिया है, तो डिजिटल इंडिया। क्या कहा है? डिजिटल इंडिया, यानी कि हर जगह तो डिजिटलाइज्ड होता जा रहा है। जब हर जगह डिजिटलाइज्ड होता जा रहा है तो आजकल इनकी डिमांड बढ़ गई है। जब इनकी डिमांड बढ़ गई है तो आजकल लोग भी इसी में जा रहे हैं और समय समय पर उसी को, पहले क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी ज्यादा पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, अब क्यों करवाई जा रही है? क्योंकि ये मार्केट की डिमांड है। समझ में आया? तो बस वही लिखा हुआ है, क्योंकि निरीक्षण करके हम बदलाव ला सकते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है? डिजायरेबल चेंजेस इन स्कूल्स, विद्यालयों में वांछनीय परिवर्तन, यानी कि इस क्रम में डगलस और हॉलैंड के अनुसार निरीक्षण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली खोजों के आधार पर विद्यालयों में अनेक वांछनीय परिवर्तन किए गए हैं। According to Douglas and Holland, a number of desirable changes have been made in school on the basis of discoveries obtained as a result of observation. हमने ऑब्जर्व किया, हमने निरीक्षण किया, हमने ये पाया, अब हमें क्या करना है? अब हमें विद्यालय में ये परिवर्तन ला देने हैं। तो ये क्या है? विद्यालयों में परिवर्तन भी लाने में ये सहयोग करती है यह विधि। ठीक है, फिर क्या है? यूजफुल फॉर चाइल्ड स्टडी, क्या है? बाल अध्ययन के लिए उपयोगी है यह विधि। तो यह विधि बालकों का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। और गैरेट ने इस संबंध में कहा है, गैरेट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कभी कभी बाल मनोवैज्ञानिक को केवल यही विधि उपलब्ध होती है। दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल फॉर स्टडिंग चिल्ड्रन, यानी कि जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार क्या है, उनकी स्थिति क्या है, कैसा चल रहा है, तो उसका निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद में उन्हें सही से उपदेश दिया जाएगा इस विधि के अंतर्गत। ठीक है, फिर क्या है? गैरेट हैज इवन गॉन सो फार एज टू से समटाइम्स दिस मेथड इज द ओनली मेथड अवेलेबल टू द चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। जो बाल मनोवैज्ञानिक है ना, उनके लिए तो केवल यही बस मेथड है। ऐसा कौन बोल रहा है? गैरेट का कहना है, यानी कि बच्चों में बड़ी उपयोगी है, यानी कि बच्चों के जो बाल मनोवैज्ञानिक होते हैं, इसीलिए गैरेट ने बोला कि आपके लिए तो केवल यही बस विधि है, यही बस विधि है, यानी कि बस हो गया है ना, तो केवल यही विधि उपलब्ध है आपके लिए। तो ठीक, फिर उसके बाद में क्या इतने गुण ही गुण है, क्या कोई दोष नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल दोष भी है, डिफेक्ट्स भी हैं। क्या है डिफेक्ट्स? आइए देख लेते हैं। तो प्रयोज्य या अस्वाभाविक व्यवहार, अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ यूजेबिलिटी, इसका क्या मतलब है? जिस व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है वह स्वाभाविक ढंग से परित्याग करके कृत्रिम और अस्वाभाविक विधि अपना लेता है। कैसे? क्योंकि यदि हमें पता है कि हम पान ठेले में खड़े और हमने देख लिया अपने सर या मैम को, किसी को हमने देख लिया, हम बड़े सभ्य बन जाएंगे, यानी तो हम बड़े तो शरीफ जाते हैं, है ना। हम नहीं गए हैं जबरदस्ती, हमारा मित्र हमको खींच करके ले गया और हम केवल वहां पे खड़े बस हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब एक एग्जाम्पल बस है। ठीक है, हम बड़े शरीफ हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि हम बन गए,
हम जानबूझ करके वैसा दिखा रहे हैं नहीं, हम वैसे हमने बल्कि अपने फ्रेंड को जबरदस्ती खींच के ले गए हैं, हम ले गए हैं, लेकिन हम उनके सामने तो ऐसा दिखा रहे नहीं, हम बड़े शरीफ हैं। तो द पर्सन हुज बिहेवियर इज ऑब्जर्व, क्योंकि उसको पता चल गया कि मुझे देख रहे हैं ये, ठीक है। अबेंडेंस इट नेचुरली एंड एडॉप्ट्स एन आर्टिफिशियल और अननेचुरल मेथड, यानी कि अस्वाभाविक विधि को अपना लेगा, यानी कि वो वैसा है नहीं लेकिन दिखाने की जरूर कोशिश करेगा, तो यह दोष है इसमें। फॉल्स कंक्लूजन, असत्य निष्कर्ष, यानी कि किसी बालक या समूह का निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता को अनेक कार्य एक साथ करने पड़ते हैं, जैसे कि बालक के अध्ययन किए जाने के कारण को ध्यान में रखना, अध्ययन किए जाने के कारण को ध्यान में रखना, क्यों आप अध्ययन कर रहे हो, ठीक। फिर विशिष्ट दशाओं में उसके व्यवहार का अध्ययन करना, विशिष्ट दशाओं में फिर क्या है, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणों का ज्ञान प्राप्त करना, कौन उसके व्यवहार को प्रभावित कर दिया, ऐसा क्या था जो व्यक्ति को क्रोधित कर दिया, ठीक, और उसके व्यवहार के संबंध में अपने निष्कर्षों का निर्माण करना, यानी कि आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद में आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, तो उनको एक साथ इतना सारा कार्य करना है, ठीक। while observing a child or group, the observer has to do many tasks simultaneously, such as keeping in mind the reason for the child being studied. What is the reason why you are studying the behavior of the child? ठीक है, यानी कि आप उसके व्यवहार का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, तो वो कारण तो आपको पता होना चाहिए ना। फिर क्या है, स्टडिंग हिज बिहेवियर इन स्पेसिफिक सिचुएशन, आप स्पेसिफिक सिचुएशन में उसके व्यवहार का अध्ययन करो। अच्छा, अभी क्रोधित है, क्यों क्रोधित है, कारण क्या है, रीजन क्या है जो कि इसके व्यवहार को इफेक्ट कर दिए हैं, नोइंग द रीजन इफेक्टिंग हिज बिहेवियर। फिर क्या है, ऑब्टेनिंग फॉर्मिंग वंस ओन कंक्लूजन रिगार्डिंग हिज बिहेवियर एक्सेट्रा, यानी कि अब सब कुछ कर लिए हो, उसके बाद में आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, अब उसके व्यवहार के अनुसार अब आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, सब कुछ एक साथ करना पड़ा ना। तो इसीलिए इस प्रकार निरीक्षणकर्ता को एक साथ इतने विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं कि वह उनको कुशलता से नहीं कर पाता और फलस्वरूप उसके निष्कर्ष साधारणतः सत्य के परे होते हैं। Thus the supervisor has to perform so many different types of work simultaneously, एक साथ, that he is not able to do them efficiently, बहुत अच्छे से कुशलता से नहीं कर, efficiently अपना काम नहीं कर पा रहे। As a result, his conclusion are usually far from the truth, सत्य से परे हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे कार्य करने बन ही नहीं रहा है। कारण खोजें, क्या खोजें, अभी हम करने क्यों आए हैं, करने के बाद तुमको क्या चीज प्रभावित कर दी है, तुम कैसे हो उस समय, उसके बाद में आपका व्यवहार, फिर आप अपना निष्कर्ष निकाल रहे हो उसके व्यवहार के अनुसार। तो इतने सारे कार्य हैं, तो असत्य कंक्लूजन निकलेगा, असत्य निष्कर्ष निकलेगा, यानी कि फॉल्स कंक्लूजन यहाँ पे आता है, सही नहीं आता। फिर सब्जेक्टिविटी हो जाती है इसमें, लाइक द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, द फ्लॉ ऑफ सब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो फाउंड इन दिस मेथड। आत्मनिरीक्षण विधि के समान इस विधि में भी आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है, सब्जेक्टिविटी का दोष पाया जाता है। इंट्रोस्पेक्शन जो जैसे था ना, जैसे उसमें क्या था, उसमें दोष था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दोष पाया गया है। किसमें? तो इंस्पेक्शन में। फिर क्या है, स्वाभाविक त्रुटियां व अविश्वसनीयता, नेचुरल एरर्स और अनरिलायबिलिटी। और इस संदर्भ में डुगलस और हॉलैंड का कहना है द ऑब्जर्वेशन मेथड एज अ साइंटिफिक मेथड इज अनरिलायबल बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट फ्लॉज। इसमें इतनी सारी क्या है, डगलस और हॉलैंड के शब्दों में क्या कहा गया है, इसकी स्वाभाविक त्रुटियों एवं अविश्वसनीयता के लिए कि अपनी स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि अविश्वसनीय है। आप विश्वास नहीं कर सकते हो इसमें, आप तो इंस्पेक्ट कर रहे हो ना, आप तो निरीक्षण कर रहे हो, ये लेकिन साइंटिफिक नहीं है। आपने, हो सकता है आपने गलत ऑब्जर्व कर लिया होगा, नहीं क्रोधित, मुझे तो तुम क्रोधित लग रहे थे, नहीं वो तो मेरा, वो तो तुम इतना चिल्ला रहे थे, मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो, नहीं वो तो मैं नॉर्मल ऐसे मैं तो चिल्ला करके बोलता हूँ। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि व्यक्ति चिल्ला रहा है तो क्रोधित ही है, हो सकता है उसकी वो आदत है, वो चिल्ला के ही बोलता है। तो यानी कि ये क्या है, अनरिलायबल है, ये अविश्वसनीय है। ऐसा किसने कहा? डगलस और हॉलैंड ने कहा है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या बताया गया, द इंस्पेक्शन मेथड मे हैव फ्लॉज बट it is unreasonable for the teacher and the psychologist to doubt its usefulness।
ठीक है, मानते हैं कि निरीक्षण विधि में दोष है, भले ही दोष है, पर शिक्षक और मनोवैज्ञानिक के लिए इसको इसकी उपयोगिता पर संदेह करना अनुचित है। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो है क्लास में बच्चों को देख रहा है, साथ में बाहर भी बच्चों को देख रहा है, तो उसके लिए उसने तो ऑब्जर्व करके ही जाना। कैसे बेटा, कहाँ खड़े थे, बस हो गया, बच्चा खुद ही बता रहे, नहीं वो खुद ही अपनी सफाई देने में तुला हुआ है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, तो पता चल गया ना क्या चल रहा है क्या नहीं, हो गया। ठीक है, ऐसी साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिकों के लिए वो ऑब्जर्व करेंगे नहीं बच्चों को कि बच्चे कर क्या रहे हैं, हरकत क्या है बच्चों की, तो कैसे जानेंगे वो। तो ये हमने, भले ही इसमें इतनी सारी खामियां हैं, इतने दोष हैं, लेकिन ये टीचर्स के लिए और साइकोलॉजिस्ट के लिए ये यूजफुल है, आप उसकी यूजेबिलिटी पर डाउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और क्रो का मत है कि सतर्कता से नियंत्रित की गई दशाओं में भलीभांति प्रशिक्षित और अनुभवी मनोवैज्ञानिक या शिक्षक अपने निरीक्षण से छात्र के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। Crow and Crow's view is a well-trained and crow's view. A well-trained and experienced psychologist or teacher can learn a lot about the behavior of a student from his observation under carefully controlled condition. हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, तो बच्चे को यदि आपने ऐसा बोला, बच्चा खुद ही बताने लग जाएगा कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं, वो तो खुद ही बोल रहा है। कैसे, कहाँ खड़े थे, कहाँ खड़े थे, वो खुद बता रहे, अपनी सफाई दे रहे, नहीं वो जबरदस्ती। अरे भाई, हमें क्या पता कहाँ था, हमने तो केवल तुमको देखा था, हम तो वहां से बस गुजर रहे थे, हम चले गए, हमने तो उनमें ध्यान भी नहीं दिया। मतलब एक एग्जाम्पल यदि हम बोले तो इसमें क्या है, क्रो और क्रो का क्या कहना है, ये बहुत बढ़िया मेथड है। क्यों? क्योंकि ये टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट और वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट केवल वो व्यवहार को देखेंगे और पता लगा लेंगे कि बच्चा है क्या। ठीक, इसीलिए उनके लिए ये निरीक्षण विधि क्या है, सबसे बेस्ट है, ऐसा उनका कहना है। अब हम आ जाते हैं तीसरी विधि में, ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत, यानी कि वास्तुनिष्ठ के अंतर्गत तीसरी विधि है। ये कौन सी है? तो जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू लाइफ हिस्ट्री। आपके जीवन में क्या हुआ बताइए, और फिर उसके बाद में मनोवैज्ञानिक क्या करेंगे, जान जाएंगे। बहुधा मनोवैज्ञानिक का अनेक प्रकार के व्यक्तियों से पाला पड़ता है। ठीक है, इनमें कोई अपराधी, कोई मानसिक रोगी, कोई झगड़ालू, कोई समाज विरोधी कार्य करने वाला और कोई समस्या बालक होता है। क्या बताया गया है? ऑफन साइकोलॉजिस्ट हैव टू डील विथ मेनी टाइप्स ऑफ पीपल, सम ऑफ देम आर क्रिमिनल्स, सम मेंटली इल, सम क्वारलसम, सम डूइंग एंटी सोशल वर्क एंड सम प्रॉब्लम चिल्ड्रन, यानी कि जिस बच्चों के साथ समस्याएं होती हैं। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक के विचार से व्यक्ति का भौतिक, पारिवारिक या सामाजिक वातावरण उसमें मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप वह अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, the physical, family or social environment of a person creates a mental imbalance in him, as a result of which he starts to behave undesirable, जिसकी वजह से वो undesirably यानी कि अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। ऐसा किसका कहना है? साइकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि फिजिकल, फैमिली और सोशल एनवायरमेंट, भौतिक, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण उसमें मानसिक असंतुलन पैदा कर देते हैं। ठीक है, इसका वास्तविक कारण जानने के लिए वह व्यक्ति के पूर्व इतिहास की कड़ियों को जोड़ता है, और इस उद्देश्य से वह व्यक्ति उसके माता पिता, शिक्षकों, संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों आदि से भेंट करके पूछताछ करता है। इस प्रकार वह व्यक्ति के वंशानुक्रम, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, रुचियों, क्रियाओं, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक और संवेगात्मक विकास के संबंध में तथ्य एकत्र करता है। टू नो द रियल रीजन फॉर दिस, ही कनेक्ट्स द लिंक्स ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पर्सन। फॉर दिस पर्पस he meets and inquires with his parents, teachers, relatives, neighbors, friends, etc. Thus he collects
facts about the individual inheritance, family, social environment, interest, activities, physical health, educational and emotional development। ये क्या हुआ, आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी, ठीक है, मंजोलिका जिसमें है ना, तो उसमें उसके साथ में वो क्यों उसमें आ जाती, वो हावी क्यों हो जाती, क्यों, क्योंकि वो बचपन में उसकी स्टोरीज पढ़ती रहती थी और वो अपने आप को वैसा फील कर लेती है ना। जो भूल भुलैया मूवी है तो उसमें मंजोलिका वाला जो किरदार है वो अक्षय कुमार ऐसे ही तो जानता है ना, वो उस पे क्या करता है, वो स्टडी करता है कि अच्छा ये बचपन में अपनी नानी के यहाँ रहती थी, ऐसा करती थी वैसा करती थी, वो स्टोरी को सुनती थी, इसके माता पिता यहाँ चल, यानी कि वो क्या करे, उसकी पास्ट हिस्ट्री को जान करके उसके प्रेजेंट को जान गया कि ये ऐसा व्यवहार क्यों है, क्या रहा उसका फैमिली बैकग्राउंड, क्या रहा उसका भौतिक यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट उसका क्या रहा, क्या उसका सामाजिक वातावरण रहा, ठीक है। तो इन सभी के आधार पर हम क्या करते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यही तो है। और क्या लिखा, और कुछ और लिखा है क्या, जी नहीं, वही चीज तो लिखा हुआ है, वो उसके शिक्षकों से मिलता है, सभी से मिलता है, और उसके बाद में पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं पूरे साक्ष्य जुटाता है, फिर बोलता है अच्छा इसके साथ में ये दिक्कत है और उसके बाद में ऐसे हम इसका निपटारा कर सकते हैं। आपने हो सकता है देखा होगा वो मूवी, है ना, तो काफी मतलब कि थोड़ी मतलब पुरानी हो गई, अभी लेटेस्ट नहीं है, पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी आपने देखा ही होगा वो मूवी को, ठीक है। फिर उसके बाद में बस ये हमें ये जानना है कि हम ऐसे क्यों हैं, अच्छा पास्ट में कुछ हुआ था क्या, तो साइकोलॉजिस्ट यही तो करते हैं कि अचानक से बच्चा इतना क्रोधी क्यों है, बच्चे के व्यवहार में बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा ऐसा पहले नहीं था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अचानक से नहीं कुछ होता, वो पहले से कुछ होता रहता है, यानी कि कुछ उसके साथ में घटना हुई है जो दिखाई अभी दे रहा है, जो धीरे धीरे विकसित होते 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 अभी दिखाई देने लगता है। ये होता है कि हम पास्ट हिस्ट्री को देख करके, समझ करके, जान करके, पढ़ करके हम अभी व्यवहार का पता लगा लें, ठीक। और इन तथ्यों की सहायता से वह उन कारणों की खोज कर लेता है जिनके फलस्वरूप व्यक्ति मनोविकारों का शिकार बनकर अनुचित आचरण करने लगता है। बस ये पूरा का पूरा वो भूल भुलैया मूवी वाला ही फैक्ट दिया गया, ठीक है। और इस प्रकार इस विधि का उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण खोज करना। With the help of these facts, he discovers the reasons as a result of which the person becomes a victim of psychosis and starts behaving inappropriately. Thus, the purpose of this method is to discover the cause of a particular behavior of the individual. कारण खोजना है, कारण को खोजना है, किस कारण से ये हुआ, तो किस कारण से हुआ, अच्छा पहले कुछ हुआ रहा होगा इसलिए तुम ऐसे हो गए हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने अक्सर चीजें भूल जाता हूँ, तो अचानक से कैसे मतलब भूलने लग गए, क्या कारण रहा, क्या है ना कि मेरे सर पे चोट लग गई थी, अब क्या है ना मतलब कि कुछ हुआ था तुम्हारे साथ में, सर में चोट लगी है, मतलब कारण क्या है, भूलते क्यों हो, कारण क्या है, अच्छा सर में चोट लगने से मैं भूल जाता, मतलब कि पास्ट हिस्ट्री कुछ है और उसके बाद में अभी इस प्रकार से बिहेवियर, इस प्रकार से कारण जब हम खोजेंगे तो उसके लिए इस मेथड को प्रयोग करना है, ठीक है। फिर क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है इसी संदर्भ में, द मेन पर्पस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री मेथड इज टू डायग्नोज अ कॉज। जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी कारण का निदान करना, किस कारण से ये हुआ उस कारण का निदान कर दीजिए, हो गया। क्यों, क्योंकि आपको कारण पता चल गया ना, आपने पिछला पढ़ लिया, जब आपने पिछला पढ़ लिया तो आपने जान लिया अच्छा ये कारण थे, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा क्या है, तो उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड। इसमें क्या होता है, तो आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता, हेल्प टू ओवरकम बिहेवियरल कॉम्प्लिकेशंस। बिहेवियरल कॉम्प्लिकेशंस यानी कि आचरण संबंधी जितनी जटिलताएं हैं उसको क्या करना है, तो दूर करना है इस मेथड को यूज करके। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ द रेमेडियल मेथड, स्किनर रोट what he has wrote that remedial method is remedial or we can say clinical method, remedial or we can say clinical method, है ना, clinical method। तो define Skinner wrote clinical method is generally used to study specific types of learning, personality or behavioral complexities and apply a variety of clinical methods
टू सूट देम। क्या बताया गया? स्किनर ने क्या कहा कि उपचारात्मक विधि का अर्थ और प्रयोजन स्पष्ट करते हुए स्किनर ने लिखा है कि उपचारात्मक विधि साधारणतः विशेष प्रकार के सीखने, व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने और उनके अनुकूल विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करने के लिए काम में लाई जाती हैं। क्या करना है? स्किनर ने कहा है कि उपचारात्मक विधि साधारणतः विशेष प्रकार के सीखने, व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने और उनके अनुकूल विभिन्न प्रकार के उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करने के लिए काम में लाई जाती है। क्लिनिकल मेथड क्या है? आप डॉक्टर के ऐसे समझो, बहुत देखो, पढ़ने के लिए तो आप पूरा का पूरा बुक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है पढ़ लीजिए। अभी डिमांड क्या है? आपके एग्जाम में जैसा आएगा आपको एग्जाम रेलेवेंट पढ़ना है। एग्जाम रेलेवेंट पढ़ने के लिए आपको चीजें याद हो जानी चाहिए। अब एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा अच्छा ये बताओ तुमने याद कैसे किया, हमें याद हो गया, हमने टिक लगा दिया, बस हम पास हो गए, हमने नौकरी पा ली, ये मायने रखता है ना। तो हम जितना इजी से इजी समझ सके। तो उपचार क्या होता है, उपचारात्मक विधि क्या होती है? तो आप देखो, आप हमारी तबीयत खराब है, हम गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने पूछा क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं, है ना। तो उसमें हो क्या रहा है कि पहले वो जाने कि अच्छा ये हमारी समस्या है, फिर हमारी समस्याओं के अनुकूल वो क्या कर रहे हैं, हमें दवाई दे रहे हैं। बुखार है तो दे दिया वो उन्होंने दवाई, खांसी है, सर्दी है, ये है, वो है, ठीक है। तो यानी कि हमने बताया कि हमें ये दिक्कत है और उसका निवारण वो कर रहे हैं। तो हमारे अनुकूल वो क्या करें, तो हमने अपनी जटिलताएं बता दी, हमने अपनी समस्याएं बता दी और उसका अध्ययन करके वो क्या कर रहे हैं, हमारे अनुकूल विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक विधियों का अब वो प्रयोग कर रहे हैं। अब हमें वो दवाई दे रहे हैं, हो गया, हमारा इलाज हो गया, ठीक है। फिर क्या बताया गया, इस विधि का प्रयोग करने वालों का उद्देश्य यह मालूम करना होता है कि व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, क्या दिक्कत है, बता दिए बुखार आ रहा है, कब से, कल रात से, अच्छा कुछ दवाई ववाई खाए हो, नहीं खाए हैं, अच्छा तो उसमें उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के क्या कारण हैं और उनको दूर करके व्यक्ति को किस प्रकार सहायता दी जा सकती है। कुछ दवाई नहीं खाए हो, चलो ठीक है ये दवाई दे रहा हूँ, इसको अभी जा करके तुरंत खा लेना, पहले खाली पेट खाना, फिर उसके बाद भोजन करके खाना, हो गया, ठीक है। यानी कि कारण क्या दिक्कत है, हमने बता दिया बुखार आ रहा है। अब उन्होंने क्या किया, अब अच्छा ठीक है ये परेशानी मतलब कि साथ में खांसी आ रही है, हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही, सर्दी जैसा लग रहा है, हाँ लग रहा है, अच्छा ठीक है चलो ठीक है ये दवाई खा लेना, ठीक हो जाओगे, 2 दिन बाद आके बता देना, हो गया। The purpose of those who use this method is to find out what are the specific needs of the person, what are the reason for the complication arising in him and how can help be given to the person by removing them। कैसे मदद की जा सकती है, क्या है नीड आपकी, बुखार की दवाई दे दो, अच्छा बुखार आ रहा है, कैसे आ गया, क्या था क्या नहीं, बाहर का खा लिए थे, क्या हो गया था, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा बाहर का ज्यादा खाया मत करो, कोरोना फैला है ना। तो ये वाला मतलब ये आप समझ रहे हो, ये क्या है, एक हम एग्जाम्पल, क्या हम उदाहरण से समझ सकते हैं क्या, बिल्कुल समझ सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग याद कर लें इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बताया गया, दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल्स। यह विधि विद्यालयों की निम्नलिखित समस्याओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालक, चिल्ड्रन विद अ ग्रेट डिफिकल्टी इन रीडिंग, फिर बहुत हकलाने वाले बालक, वेरी स्टैमरिंग चाइल्ड, बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक, चिल्ड्रन विथ वेरी ओल्ड क्रिमिनल टेंडेंसीज, गंभीर संवेगों के शिकार होने वाला, चिल्ड्रन विथ सीरियस इमोशंस। तो ये विधि उनके लिए भी उपयोगी होती है, किसके लिए, कि जो बच्चों जो विद्यालयों में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसके लिए भी यह विधि उपयोगी है। कौन सी विधि, क्लिनिकल मेथड, उपचारात्मक विधि। क्लियर है, समझ में आया। तो ये हमने कहाँ तक देख लिया, हमने उपचारात्मक विधि तक देख लिया। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट सेशन में अपने कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एवं उससे पीडीएफ आप अपनी प्राप्त कर सकते हैं। आप बिल्कुल डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि फिर लास्ट टाइम रिवीजन आपको करनी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके इसको प्रिंट में
प्रिंट करने के लिए आप लोगों को उपलब्ध किया जा रहा है, तो आपको लाभ लेना है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपको अपना विषय भी पढ़ना है, उसमें आपको शैक्षिक मनोविज्ञान भी पढ़ना है। तो यदि आपकी इच्छा है, कोई बाध्यता नहीं है कि बिल्कुल परचेज करिए और बिल्कुल आप PDF कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जी नहीं, आपकी यदि इच्छा है, आपको यदि सहूलियत चाहिए, आपको PDF चाहिए, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आपको फ्री में यहाँ पे पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, जिससे ये निरंतरता बनी रहे। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि YouTube पे फ्री क्लास चलाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ये शैक्षिक मनोविज्ञान हमारा सफलतापूर्वक ये जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।